पाब्लो एस्कोबार। यह नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। सत्ता के गलियारों में यह नाम गूंजता था। बेबस गलियों में इसे फुसफुसाया जाता था। यह सिर्फ एक आदमी नहीं था, वह एक मिथ बन गया। खून और कोकेन में डूबी एक दास्तान। उसका असर सिर्फ कोलंबिया तक ही नहीं था, यह महाद्वीपों तक फैला। जिस चीज को छूता उसे जहरीला बना देता। उसने एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया जैसा कोई और नहीं। ड्रग्स, डर और बेहिसाब दौलत का एम्पायर। दुनिया देखती रही, कभी डर से, कभी हैरानी से, लेकिन हमेशा हमेशा एक खौफ के साथ। वह कोकेन का किंग था, पूरी दुनिया में फैले नार्को ट्रैफिकिंग के जाल का बेताज बादशाह। बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके हाथों से गुजरते थे। इतना पैसा कि देश खरीद ले, जंग छेड़ दे। उसने सरकारों को चुनौती दी। उसने हजारों मौतों का हुक्म दिया। जजेस, पॉलिटिशियंस, पुलिस ऑफिसर्स, जर्नलिस्ट्स, यहां तक कि बेगुनाह मर्द, औरतें और बच्चे भी। जो भी उसके रास्ते में आया, कोई महफूज नहीं था। पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गैविरिया। उसका जन्म कोलंबिया के रियो नेग्रो में हुआ था। एक छोटा सा शहर, एक सीधी सादी शुरुआत। उसके पिता एक किसान थे, उसकी मां एक स्कूल टीचर थी। वे अमीर नहीं थे, अमीरी से कोसों दूर। छोटे पाब्लो ने गरीबी देखी, उसने उसकी चुभन महसूस की। उसने बहुत पहले ही तय कर लिया था, वह कभी गरीब नहीं रहेगा। उसे पैसे की भूख थी, उसे इज्जत की भूख थी, उसे पावर की भूख थी। यही भूख उसकी जिंदगी तय करने वाली थी। वे उसे अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक ले गई, और ऐसी गिरावट तक। उसका क्रिमिनल करियर छोटा सा शुरू हुआ। छोटी मोटी चोरियां, कब्र के पत्थर चुराना, उन्हें घिसकर साफ करना और फिर बेच देना। स्मगल की हुई सिगरेट्स, नकली लॉटरी टिकट्स। वह धंधे के गुर सीख रहा था। सीख रहा था कि अंडरवर्ल्ड कैसे काम करता है। 1970 के दशक में किसी भयानक चीज का जन्म हुआ। पाब्लो एस्कोबार उसके सेंटर में था। वह अकेला नहीं था, शुरू में तो बिल्कुल नहीं। उसने दूसरे बड़े सपने देखने वाले ट्रैफिकर्स के साथ पार्टनरशिप की। ओचुआ ब्रदर्स, गोंजालो रॉड्रिगेज गाचा, एल मेक्सिकानो, कार्लोस लेडर, साथ मिलकर उन्होंने मेडेलिन कार्टेल बनाया। यह सिर्फ एक गैंग नहीं था, यह एक कॉरपोरेशन था। मौत और नशे का एक मल्टीनेशनल धंधा। वे कोकेन के ट्रेड को कंट्रोल करते थे, एंडीज के कोका खेतों से लेकर मियामी और न्यूयॉर्क की सड़कों तक। एस्कोबार जल्द ही उनका बेताज लीडर बन गया। उसका विजन ज्यादा बड़ा था, उसके तरीके ज्यादा बेरहम। उसने एक ऐसी पॉलिसी शुरू की जो रूह कंपा दे। प्लाटा ओ प्लोमो, पैसा या गोली, साथ दो, रिश्वत लो या फिर गोली खाओ। कईयों ने पैसा चुना, उन्हें अपनी जान प्यारी थी। सेक्शन 4, रॉबिनहुड या मॉन्स्टर। एल पैटर्न के दो चेहरे। पाब्लो एस्कोबार ने अपनी एक उलझी हुई पब्लिक इमेज बनाई। मेडेलिन की गरीब बस्तियों में वह एक हीरो था, एक मसीहा। एल पैटर्न, वे उसे कहते थे द बॉस। उसने गरीबों के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनवाए। हजारों के पास रहने को घर नहीं था, उसने उन्हें घर दिए। उसने बच्चों के लिए फुटबॉल के मैदान बनवाए। वह जरूरतमंदों को कैश बांटता था। कई लोगों के लिए वह आज के जमाने का रॉबिन हुड था। अमीरों से, गोरों से छीनकर गरीबों को, अपने लोगों को देना। इस इमेज ने उसे वफादारी दिलाई, इसने उसे सुरक्षा दिलाई। उसकी पर्सनल लाइफ दिखावे वाली शानो शौकत से भरी थी। उसकी सबसे मशहूर जायदाद थी हासिएंडा नेपल्स। हजारों एकड़ में फैला एक बहुत बड़ा फार्म हाउस। उसमें एक प्राइवेट जू था। हिप्पो, जिराफ, हाथी, सब भारी खर्चे पर मंगवाए गए थे। उसमें एक बुल फाइटिंग का मैदान था, क्लासिक कारों का कलेक्शन, नकली झीलें। यह उसके ईगो का स्मारक था, उसकी बेहिसाब दौलत का सबूत। सेक्शन 5, सोने का पिंजरा, सरेंडर और ला कैथेड्रल का छलावा। दबाव बढ़ता गया। कोलंबियन सरकार ने यूनाइटेड स्टेट्स के सपोर्ट के साथ अपनी कोशिशें तेज कर दी। अमेरिकन जेल भेजे जाने का खतरा सर पर मंडरा रहा था। यह एस्कोबार का सबसे बड़ा डर था। उसने मशहूर तौर पर कहा था, अमेरिका की जेल से बेहतर कोलंबिया में कब्र। इसे रोकने के लिए उसने खूनी जंग छेड़ दी। हत्याएं, बम धमाके,
देश घुटनों पर आ गया था, लेकिन वह जानता था कि वह हमेशा नहीं लड़ सकता। दो देशों की मिलीजुली ताकत के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं। तो उसने बातचीत की। 1991 में पाब्लो एस्कोबार ने सरेंडर कर दिया, लेकिन यह उसकी अपनी शर्तों पर सरेंडर था। वह किसी नॉर्मल जेल में नहीं जाएगा, वह अपनी खुद की जेल बनवाएगा। ला कैथेड्रल उसे कहते थे, द कैथीड्रल। यह मेडेलिन को देखती हुई एक पहाड़ी पर बनी थी। यह जेल से ज्यादा एक लग्जरी रिजॉर्ट था। उसमें एक फुटबॉल पिच था, एक बार एक जकूजी। सेक्शन 6, जो होना ही था, पीछा और छत पर मुकाबला। ला कैथेड्रल से भागने के बाद एस्कोबार एक शिकार बन चुका था। कोलंबियन सरकार ने एक स्पेशल यूनिट बनाई, द सर्च ब्लॉक, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ने ट्रेन किया था, हथियार दिए थे और सलाह दी थी। उनका एक ही मिशन था, पाब्लो एस्कोबार को ढूंढना, जिंदा या मुर्दा। लेकिन सिर्फ वही उसके दुश्मन नहीं थे। एक खुफिया विजिलेंटे ग्रुप सामने आया, लॉस पेपेस। पाब्लो एस्कोबार से सताए हुए लोग। वे बेरहम थे। उन्होंने एस्कोबार के परिवार, उसके साथियों, उसकी प्रॉपर्टीज को निशाना बनाया। उन्होंने जैसे को तैसा जवाब दिया, या शायद आतंक का जवाब आतंक से। पीछा बिना रुके जारी था। एस्कोबार का एम्पायर बिखरने लगा। उसके खास आदमी या तो पकड़े गए या मारे गए। उसकी तिजोरियां खाली होने लगी। उसे लगातार जगह बदलनी पड़ रही थी, एक सेफ हाउस से दूसरे। जो बेहिसाब ताकत उसके पास कभी थी, वो अब हाथ से निकल रही थी। वह अकेला पड़ गया था। शक की बीमारी हो गई थी। सेक्शन 7, एक साया मंडराता है, एस्कोबार की कभी ना खत्म होने वाली खूनी विरासत। पाब्लो एस्कोबार की मौत ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। कोलंबिया में कई लोगों के लिए यह आजादी का पल था, एक काले खूनी अध्याय का अंत। कार बम धमाके बंद हो जाएंगे, बड़े लोगों की हत्याएं शायद रुक जाएंगी। शांति की उम्मीद थी, हालात नॉर्मल होने की। लेकिन ड्रग्स का धंधा, वह राक्षस जिसे एस्कोबार ने पाला था, बहुत गहरी जड़ें जमा चुका था। वह उसके साथ नहीं मरा, उसने बस अपना रूप बदल लिया, टूट गया, बिखर गया। मेडेलिन एम्पायर की राख से नए कार्टेल पैदा हुए, कैली कार्टेल, फिर दूसरे। कोकेन की डिमांड खत्म नहीं हुई। जब तक डिमांड रहेगी, सप्लाई भी रहेगी। जो रास्ते उसने शुरू किए थे, वे चलते रहे। जो करप्शन उसने परफेक्ट किया था, वह उसके बाद आने वालों के लिए एक हथियार बना रहा। उसकी मौत से एक खालीपन आ गया। पावर के लिए एक हिंसक छीना झपटी शुरू हो गई। हिंसा ने अपनी जगह बदली, अपना चेहरा बदला, लेकिन गायब नहीं हुई। बेरहमी और काम निकालने के जो सबक उसने सिखाए थे, वे दूसरे बड़े सपने देखने वाले क्रिमिनल्स भूले नहीं। उस दैत्य का एक सिर कट गया था, पर उसकी जगह और सिर उगाए। उसका नाम पाब्लो एस्कोबार आज भी गूंजता है।